नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। नाटो ने शीत युद्ध के दौर की एक महत्वपूर्ण संधि को किया रद्द। फैसला किया गया रूस के कारण। संधि है कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप। विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जारी करता है ये रिपोर्ट। भारत को कहा उल्लेखनीय अपवाद। और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस चर्चा में, होगा एआई से सुपर एडवांस्ड, विशेषज्ञों की राय में एक बड़ा खतरा। आइए खबरों की शुरुआत करें। नाटो ने हाल ही में ये घोषणा की है कि शीत युद्ध के दौर की एक महत्वपूर्ण सुरक्षा संधि को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया जाएगा। नाटो ने यह फैसला रूस के समझौते से हटने की प्रतिक्रिया में किया है। सुरक्षा संधि की शर्तों के अनुसार इसके हस्ताक्षरकर्ता सदस्यों ने समझौते में अपनी भागीदारी रोक दी है। हालांकि महत्वपूर्ण सुरक्षा संधि के निलंबन के बाद भी नाटो ने इस बात पर जोर दिया कि उसके सदस्य अभी भी गलत धारणाओं और संघर्षों को रोकने और सैन्य जोखिम को कम करने के लिए समर्पित हैं। आइए समझते हैं कि यह संधि कौन सी है और आखिर रूस इस संधि से क्यों हट गया है। देखिए, इस संधि का नाम है यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि, या फिर कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप, CFE। इस संधि को शीत युद्ध के दौर में लाया गया था। बर्लिन की दीवार गिरने के ठीक एक साल बाद 1990 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। CFE ने पारंपरिक हथियारों और उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। इसका मकसद शीत युद्ध के दौर में विरोधी देशों को ऐसी सेना बनाने से रोकना था जिनका इस्तेमाल तेजी से हमले में किया जा सके। यह संधि सेना से संबंधित थी। इसके तहत शीत युद्ध के दौर में विरोधी देशों को आपसी सीमाओं पर या सीमाओं के पास सेना की नियुक्ति करने से रोक दिया गया था। मतलब किसी भी विरोधी देश की सीमा पर सेना की उपस्थिति नहीं रहेगी। सेना की सीमाओं पर मौजूदगी देशों के बीच तनाव पैदा कर सकती थी और कोई भी छोटी सी घटना वापस दुनिया को युद्ध की तरफ धकेल सकती थी। इसलिए ऐसी सुरक्षा संधि लाई गई थी। यह समझौता उस समय मॉस्को में बड़ा अलोकप्रिय हुआ। इस संधि को नाटो के 31 भागीदार देशों के द्वारा बहुमत से अप्रूव किया गया था। इस संधि पर नवंबर 1990 में हस्ताक्षर करने के 2 साल बाद यह लागू हुआ। चलिए अब समझते हैं कि रूस ने किस कारण से अपने आप को इस संधि से अलग किया। रूस ने इस सुरक्षा समझौते से आधिकारिक तौर पर खुद को यह कहते हुए अलग कर लिया है कि नाटो के विस्तार ने इस तरह के सहयोग को असंभव बना दिया है। हालांकि रूस ने इस साल की शुरुआत में ही यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि से बाहर निकलने के अपने इरादे की घोषणा कर दी थी। रूस ने इस संधि को इतिहास बताया, साथ ही कहा कि यह संधि रूस के हितों को पूरा नहीं कर रही है। रूस ने यह भी कहा कि नाटो ने अपने विस्तार के साथ लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही रूस ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT से भी अपना अनुसमर्थन वापस ले लिया था। CTBT सभी प्रकार के परमाणु हथियार परीक्षणों को गैर कानूनी घोषित करता है और इसके कुछ दिन बाद ही रूस ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी किया था। एक अन्य तथ्य को भी अगर आप इस खबर से जोड़ दें तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। द टेलीग्राफ की एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2024 के चुनावों में एक बार फिर राष्ट्रपति पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने का फैसला किया है और अगर पुतिन जीतते हैं तो ये 2030 तक अपने पद पर बने रहेंगे। अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखें तो रूस धीरे धीरे वो सारे समझौते तोड़ रहा है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पश्चिमी देशों के साथ हुए थे। क्या इन सब की जिम्मेदारी अमेरिका की विदेश नीति पर है? क्या दुनिया वापस शीत युद्ध के दौर में जा सकती है? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब ये वक्त ही बताएगा कि ऐसे घटनाक्रम दुनिया को किस दिशा में ले जाएंगे। कमेंट करके बताइए कि आपको रूस का यह कदम कैसा लगा। पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने हाल ही में अपनी विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में भारत को अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में उल्लेखनीय अपवाद कहा गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में इमारतों में ऊर्जा दक्षता सबसे अलग है और वाणिज्यिक भवनों के लिए भारत का ऊर्जा संरक्षण भवन कोड ECBC 2017 इसे अन्य विकासशील देशों से और अर्थव्यवस्थाओं से अलग करता है। आइए समझते हैं कि ऊर्जा संरक्षण भवन कोड ECBC क्या है। ECBC को पहली बार 2007 में विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा जारी किया गया था।
एक दशक बाद इस कोड को जून 2017 में अपडेट किया गया। यह कोड करता क्या है, इसको एक आसान से एग्जाम्पल से समझिए। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पंखा, एसी खरीदते हैं तो आप उसमें स्टार रेटिंग लिखा हुआ देखेंगे। 5 स्टार रेटिंग का मतलब है कि वह मशीन बहुत बिजली नहीं खाती और बहुत एनर्जी एफिशिएंट है। वहीं 3 स्टार रेटिंग वाली मशीन बहुत एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। बस इसी कॉन्सेप्ट से आप ईसीबीसी कोड को रिलेट कर सकते हैं। ईसीबीसी वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करता है। मकसद है वाणिज्यिक भवनों में 25 से 50% के बीच ऊर्जा बचत संभव हो। आसान भाषा में कहें तो यह कोड वाणिज्यिक भवनों की ऐसी डिजाइन को प्रेरित करता है जिससे भवन ऊर्जा दक्ष बने और ऊर्जा की बचत करें। जैसे वाणिज्यिक भवन में ज्यादा से ज्यादा खिड़कियां हों ताकि सूर्य की रोशनी आ सके और दिन के समय लाइट न जलाना पड़े, या ऐसा क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम हो ताकि गर्मियों में एसी की जरूरत कम पड़े। यह कोड अस्पतालों, होटल्स, स्कूलों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स जैसी व्यावसायिक इमारतों पर लागू होता है जिनका कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट या उससे अधिक है। ईसीबीसी नई इमारतों और मौजूदा इमारतों की रेट्रोफिटिंग दोनों के लिए है, मतलब पुरानी इमारतों को भी ऊर्जा दक्ष बनाने के लिए जरूरी बदलाव को प्रेरित करता है। कोड का पालन वाली इमारतों को ईसीबीसी, ईसीबीसी प्लस और सुपर ईसीबीसी का टैग दिया जाता है। सवाल है कि किन किन राज्यों में इस कोड का पालन किया जाता है। 28 में से 23 राज्यों ने ईसीबीसी कोड को अधिसूचित किया है, यानी नोटिफाई किया है, लेकिन केवल 15 राज्यों ने अपडेटेड ईसीबीसी 2017 के आधार पर नियमों को नोटिफाई किया है। इनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल जैसे राज्य हैं। 5 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मणिपुर ने अभी तक ईसीबीसी नियमों को नोटिफाई भी नहीं किया है। ईसीबीसी कोड के पालन में देरी से ये राज्य वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने के लाभों से वंचित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए गुजरात अगर ईसीबीसी कोड को फॉलो करेगा तो यह 2030 तक लगभग 83 टेरावाट घंटे ऊर्जा बचा पाएगा। आपको बता दें कि 2022 में गुजरात की कुल बिजली खपत 106 टेरावाट आवर्स थी। भारत जैसे देश में ईसीबीसी जैसे ऊर्जा दक्षता भवन कोड का एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में इमारतों की बिजली खपत कुल बिजली खपत का 30% है और गंभीर बात यह है कि यह आंकड़ा 2042 तक 50% तक पहुंचने की उम्मीद है। अतिरिक्त जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीईई ने 2022 में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक प्रकाशित किया था, जिसमें ऊर्जा दक्षता के विभिन्न पैमानों पर राज्यों का मूल्यांकन किया गया था। सूचकांक के अनुसार कर्नाटक शीर्ष पर था, इसके बाद तेलंगाना, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और पंजाब राज्य थे। बिहार को सबसे कम अंक मिले थे 0.5। बिहार के साथ ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और झारखंड जैसे राज्य इमारतों में ऊर्जा दक्षता के मामलों में 5 सबसे खराब रेटिंग वाले राज्य थे। आगे बढ़ें उससे पहले एक जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम लेकर आई है दिवाली की सबसे बड़ी सेल। यूपीएससी के फाउंडेशन P2I बैच 3 में एडमिशन लेने के लिए ये एक बेहद अच्छा मौका है। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का यूज करना होगा। कोड के इस्तेमाल से आप यह कोर्स मात्र 22,999 रुपए में हासिल कर सकेंगे। कोड 16 नवंबर 2023 तक वैलिड होगा। इस बैच की शुरुआत इंग्लिश में 15 नवंबर से, इंग्लिश में 17 नवंबर से और हिंदी में 10 नवंबर से हो रही है। इन दिनों आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI चर्चा का विषय है। चैट GPT और बार्ड जैसे असाधारण स्मार्ट चैटबॉट्स के आने के बाद अब ये नहीं सोचा जा रहा है कि क्या AGI वास्तविकता बन सकता है, बल्कि अब ये सोचा जा रहा है कि इसका विकास कब तक हो सकता है। आइए समझते हैं कि AGI क्या है। देखिए, AGI की कोई तय परिभाषा नहीं है। यह मूल रूप से एक AI है, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड AI होगा। यह किसी भी मानसिक कार्य को कर सकता है जो मनुष्य कर सकता है, या उस कार्य को करने में मनुष्य को भी शायद पीछे छोड़ सकता है। AGI योजना बनाना, नए कौशल सीखना, निर्णय लेना जैसे कठिन और जटिल काम कर सकता है। वहीं AI भी ऐसे ही काम करता है, लेकिन AI में AGI जैसा परफेक्शन नहीं होता। एक एग्जाम्पल से इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपकी आंखों में आंसू है। अब यह आंसू खुशी के आंसू हैं या दुख के, यह सामान्य AI तय नहीं कर पाएगा, लेकिन AGI ये निर्णय ले सकेगा कि आपके आंसुओं की वजह क्या है। संभव है कि AGI भावनात्मक निर्णय भी ले सके। संभव है कि AGI झूठ भी बोल सके। ऐसा एडवांस्ड AI वास्तव में कब आएगा, इस सवाल पर बड़ी तकनीकी कंपनियों के CEO के पास बहुत सारे विचार हैं। जैसे एलन मस्क, जिन्होंने हाल ही में
XAI स्टार्टअप के जरिए अपना पहला AI मॉडल ग्रोक लॉन्च किया। यह सवालों के जवाब देने और हास्य की भावना रखने के लिए डिजाइन किया गया है। एलन मस्क का मानना है कि AGI बहुत ही जल्द आ सकता है। मस्क ने एक टाइम पीरियड भी तय किया है। इन्हें लगता है कि प्रयोग करने योग्य AGI 2029 के आसपास डेवलप हो जाएगा। हालांकि AI और AGI को लेकर दुनिया भर में चिंताएं भी बहुत हैं। इसका एग्जाम्पल आपने हाल में देखा होगा, जहां एक्ट्रेस रश्मिका का एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। खुद एलन मस्क भी AI को भविष्य का खतरा मानते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जेफरी हिंटन। ये गूगल के पूर्व उपाध्यक्ष थे। ये AI से इतने चिंतित हो गए थे कि इन्होंने लोगों को AI के खतरों के प्रति आगाह करने के लिए इस साल मई में गूगल को छोड़ दिया। आपने पिछले कई दिनों से चुनावी बॉन्ड के विवाद के बारे में सुना होगा। इससे संबंधित एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि चुनावी बॉन्ड योजना के शुरू होने से पहले राजनीतिक चंदे से रिलेटेड एक और योजना बनाई गई थी, जो कि आज भी एग्जिस्ट करती है। आइए समझते हैं कि यह कौन सी योजना है और यह चुनावी बॉन्ड योजना से कैसे अलग है। इस योजना का नाम है चुनावी ट्रस्ट योजना। इसे 2013 में यूपीए सरकार द्वारा पेश किया गया था। आइए इसकी तकनीकी विशेषता को समझ लेते हैं। इस योजना के तहत कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत रजिस्टर्ड कोई भी कंपनी चुनावी ट्रस्ट बना सकती है और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 CA के तहत भारत का कोई भी नागरिक, भारत में रजिस्टर्ड कोई भी कंपनी या फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार या भारत में रहने वाले व्यक्तियों का संघ किसी भी चुनावी ट्रस्ट को दान दे सकता है। चुनावी ट्रस्ट को हर 3 फाइनेंशियल ईयर में रिन्यूअल के लिए आवेदन करना होता है। इन्हें एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त योगदान का 95% जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों को दान करना होता है। लेकिन यह दान गुमनाम नहीं होता। इसमें दानकर्ताओं का पैन या पासपोर्ट नंबर लिया जाता है। इस योजना के तहत रजिस्टर्ड ट्रस्टों की संख्या 2013 में 3 थी और ये 2021-22 में बढ़कर 17 हो गई है। लेकिन इनमें से केवल कुछ ही ट्रस्ट वास्तव में हर वित्तीय वर्ष में दान करते हैं। चुनावी ट्रस्टों को वार्षिक दान 2013-14 में 85.37 करोड़ रुपए मिले। वहीं 2021-22 में यह 487.05 करोड़ रुपए था। योजना की शुरुआत से 2021-22 तक मतलब 9 साल में कुल 2268.6 करोड़ रुपए चुनावी ट्रस्ट के माध्यम से दान दिए जा चुके हैं। वहीं 2017-18 से 2021-22 के बीच राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 9,208 करोड़ रुपए का दान मिला। चुनावी ट्रस्ट दानकर्ताओं और लाभार्थियों के लिए पारदर्शी है। अमूमन किसी विशेष ट्रस्ट का केवल एक योगदानकर्ता और एक लाभार्थी होता है, इसलिए जनता निश्चित रूप से जान सकती है कि कौन किसको धन दे रहा है। उदाहरण के लिए 2018-19 में जनहित इलेक्टोरल ट्रस्ट को वेदांता कंपनी से 2.5 करोड़ रुपए का दान मिला था और ट्रस्ट की वार्षिक योगदान रिपोर्ट के अनुसार पूरी राशि भाजपा को दान कर दी गई थी। दूसरी तरफ चुनावी बॉन्ड योगदानकर्ता और लाभार्थी की जानकारी नहीं बताता। पार्टियां चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त कुल दान के बारे में सूचना देती हैं, लेकिन दान कौन दे रहा है इसका कोई विवरण नहीं देती। सरकार का तर्क है कि चुनावी बॉन्ड में पारदर्शिता की कमी दानदाताओं की गोपनीयता बनाए रखने के लिए है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि किन पार्टियों को कितना मिला और कहां से मिला। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की एक रिपोर्ट में पाया गया कि राजनीतिक दलों के लिए 55% से अधिक फंड चुनावी बॉन्ड के माध्यम से ही आया था। आइए जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव समय के साथ व्यापक होते जा रहे हैं और इन प्रभावों को कम करने के लिए दुनिया भर में विभिन्न पहलें भी चल रही हैं, लेकिन कोई बड़ी सफलता अब तक नहीं मिली है। ऐसे में वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि सोलर जियो इंजीनियरिंग इस दिशा में बड़ा बदलाव ला सकती है। सोलर जियो इंजीनियरिंग, जिसे सौर विकिरण प्रबंधन भी कहा जाता है, इसमें सूर्य के प्रकाश को अंतरिक्ष में वापस परावर्तित करके पृथ्वी के तापमान को कम किया जाता है। सोलर जियो इंजीनियरिंग में समुद्री क्लाउड ब्राइटनिंग, सिरस क्लाउड थिनिंग, अंतरिक्ष आधारित तकनीकें और समताप मंडलीय एरोसोल इंजेक्शन जैसी तकनीक शामिल है। बदलते वैश्विक समीकरणों और वैश्विक युद्धों के बीच भारत ने भी प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 350 से 500 किलोमीटर और इसकी पेलोड क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम है। इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनाती के लिए विकसित किया गया है। तेलंगाना के मेड्चल मल्काजगिरी जिले में 3000 साल पुराना वृत्ताकार जियोग्लिफ खोजा गया।
यह जियोग्लिफ एक कम ऊंचाई की ग्रेनाइट पहाड़ी पर बनाई गई थी जो 7.5 मीटर क्षेत्र में फैली है। इस वृत्त के चारों ओर एक 30 सेंटीमीटर चौड़ा किनारा है। वृत्त के भीतर 2 त्रिकोण बने हुए हैं। जियोग्लिफ की बात करें तो यह पृथ्वी की सतह पर बनाया गया एक बड़े डिजाइन या रेखा चित्र को संदर्भित करता है, जैसे पत्थरों को रखकर या सतह की चट्टान को हटाकर ऐसी कलाकृति को बनाया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस, जिसे सामान्य भाषा में टीबी कहते हैं, इतने प्रयासों के बावजूद भी टीबी के मामले घटने का नाम नहीं ले रहे। हाल में प्रकाशित WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया भर में टीबी के 75 लाख नए मामले दर्ज किए गए हैं। यह बीमारी विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है। वहीं WHO की रिपोर्ट के अनुसार टीबी के सबसे अधिक मामले भारत में दर्ज किए गए हैं। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड ECBC से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ECBC को पहली बार 2010 में लाया गया था। इसको विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा जारी किया गया था। इस कोड को जून 2017 में अपडेट किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल 1 और 3, केवल 1 और 2 या फिर केवल 2 और 3? अगला प्रश्न है, यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि या फिर कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप CFE पर कब हस्ताक्षर किया गया था? 1990, 1991, 1992 या फिर 1993? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, चर्चा में रहा टाइम आउट नियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह नियम क्रिकेट से संबंधित है। अभी तक इस नियम का प्रयोग नहीं किया गया है। यह पूरे मैच के लिए निर्धारित समय सीमा को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं? सभी कथन, केवल 1, केवल 2 या फिर कोई भी कथन सही नहीं है। सही जवाब है इसका ऑप्शन B, यानी केवल 1 कथन सही है। अगला प्रश्न था, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2007, 2005, 2006 या फिर 2008? सही जवाब है ऑप्शन B, 2005। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। और अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज जो सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमस्कार।